हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास नोड.जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है इंपोर्टिंग जेसन इन नोड.जेएस। भाई जिस तरह से आपको पता है हमारे पास जो हमारी डेवलपमेंट के अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है और उसके अंदर हम क्लाइंट से सर्वर पे डेटा पास करते हैं, सर्वर से वापस क्लाइंट में डेटा रिसीव करते हैं। तो इस तरह का ये जो डेटा ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है, डेटा एक्सचेंज होता है, इसके अंदर हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसका नाम है जेसन। और भाई जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत जगह पे हमें वेब एपीआईज को क्रिएट करना होता है, वेब सर्विसेज को क्रिएट करना होता है। तो जब हम वेब एपीआईज बनाते हैं, वेब सर्विसेज बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है वो किस फॉर्मेट में हो रहा होता है, ठीक है। तो आज का जो फेमस फॉर्मेट है उसको हम कहते हैं जेसन। तो भाई इसलिए अगर आपको वेब एपीआईज और जेसन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। तो वेब एपीआईज आपको पता है कि हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको कवर करेंगे कि किस तरह से वेब एपीआईज क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जेसन को किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस बेसिक टू एडवांस मैं अपनी इस नोड.जेएस की लेक्चर सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, इंपोर्टिंग जेसन इन नोड.जेएस, ठीक है। जेसन को इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जेसन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जेसन को यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बगैर एक वेब डेवलपर का गुजारा ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे देखो, जिस तरह हमें पता है कि जब भी हम कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह से हमारे पास नोड.जेएस है जिसने जावास्क्रिप्ट को एक सर्वर साइड लैंग्वेज बना दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सर्वर होता है। तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, डेटा का एक्सचेंज होता है, इसको बेसिकली कहा जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो क्लाइंट के बारे में हमें पता है कि क्लाइंट हमारा वेब ब्राउजर भी हो सकता है, ठीक है। क्लाइंट हमारा कोई मोबाइल भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो हमारे सर्वर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और भाई मोस्टली जब हम वेब एप्लीकेशन से अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, यूआरएल की मदद से, मतलब कोई यूआरएल हिट करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर और वो रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, सर्वर के पास। और फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजता है किसको, हमारे क्लाइंट को। तो देखो, जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है ना हमारे क्लाइंट को, तो वो हमारे पास कोई ना कोई डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। डेटा में हमारे पास फॉर एग्जांपल HTML का पेज भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर हमारे पास जेसन भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं जेसन, मतलब जो वेब सर्वर क्लाइंट को रिटर्न करेगा जेसन फॉर्मेट में, उस डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है अपने क्लाइंट के ऊपर, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया जिसके अंदर वेब सर्वर से हमें जेसन मिलता है हमारे क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, और हम उसे क्या करते हैं, सेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक और सिनेरियो है। तो देखो एक और सिनेरियो के अंदर ये भी होता है कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है ना सर्वर को, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट के अंदर वो जेसन का डेटा पास करता है। मतलब पहले मैंने क्या बताया था कि कोई यूआरएल हिट करता है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम अपने क्लाइंट से जेसन का डेटा भी भेज सकते हैं अपने सर्वर को। और सर्वर जब उस जेसन डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो जो रिस्पॉन्स भेजता है वो भी हमारे पास जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि आप क्लाइंट से डेटा जेसन में कहां पास कर सकते हो, सर्वर में, और सर्वर आपको जो डेटा देगा रिटर्न में किसको, क्लाइंट को, वो भी जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये सिनेरियो भी हो गया जिसमें आप जेसन को यूज करते हो। फिर यहां पे आ जाओ, अब यहां पे देखो एक और सिनेरियो है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, सर्वर उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है। लेकिन भाई देखो, क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट किया था ना हमारे सर्वर को, तो यहां पे क्या होता है, अक्सर ये जो सर्वर है ना, ये किसी दूसरे सर्वर के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। मतलब क्लाइंट जो डेटा मांग रहा है वो हमारे पास इस सर्वर के ऊपर नहीं है, फॉर एग्जांपल वो किसी दूसरे सर्वर से इंटरैक्ट करता है और वो जो दूसरा सर्वर होता है वो इसको क्या करता है, डेटा इस सर्वर को रिटर्न करता है।
इसका मतलब यहां पे देखो क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन नहीं हो रही बल्कि सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है। तो इस केस में भी हमारे पास जेसन का फॉर्मेट यूज होता है। मतलब यहां पे जो सर्वर इंटरैक्ट कर रहा है एक दूसरे सर्वर से, तो वो इंफॉर्मेशन पास कर सकता है जेसन में, और जो दूसरा सर्वर है जो एक सर्वर को यहां पे डेटा रिटर्न करेगा वो भी हमारे पास जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर भी आप जेसन का डेटा एक्सचेंज कर सकते हो, और सर्वर टू सर्वर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, जेसन का फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो इस लिहाज से जेसन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। तो अब जेसन के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां पे देखो जेसन की फुल फॉर्म हमें पता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब जेसन को आप जावास्क्रिप्ट का ही एक क्या कह सकते हो, चाइल्ड कह सकते हो। ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म ये है। ठीक है, फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, जेसन इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस्ड। मतलब ये जो फॉर्मेट है जेसन, ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है। मतलब ऐसा टेक्स्ट बेस्ड जो कि हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है। मतलब जिसको अगर कोई ह्यूमन देख ले तो वो आसानी से समझ सकता है। क्योंकि आपको पता है ना कि अक्सर हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हमारे पास कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट भी यूज किए जाते हैं जो कि किसी आम आदमी को समझ नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन यहां पे जेसन की बात कर रहा है जो कि टेक्स्ट बेस्ड है और दूसरा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर है, जिसके अंदर देखो क्या कह रहा है, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर्स। मतलब यहां पे यही बात कर रहा है कि जेसन एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस्ड ह्यूमन रीडेबल क्या है, एक इंटरचेंज फॉर्मेट है। इंटरचेंज फॉर्मेट का मतलब जिसके अंदर आप डेटा क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। जिस तरह मैंने बताया ना, क्लाइंट से डेटा हम सर्वर को पास करते हैं, सर्वर दोबारा डेटा क्लाइंट को पास करता है, तो वो जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब एक्सचेंज हो रहा है डेटा क्लाइंट और सर्वर से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यहाँ पे डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि जेसन है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, जेसन इज अ लाइट वेट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। अब भाई देखो इसको जरा समझो, यहां पे कह रहा है जेसन एक लाइट वेट फॉर्मेट है। भाई देखो लाइट वेट फॉर्मेट क्यों है, क्योंकि भाई देखो जेसन से पहले, मतलब जब जेसन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हमें जो क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेशन करनी थी तो वहां पे हम एक फॉर्मेट यूज करते थे जिसका नाम था XML, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो वो हमारे पास जेसन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी था। लेकिन हमारे पास जो जेसन है, एक तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ठीक है, और टेक्स्ट बेस्ड है और ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जेसन एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं और दूसरी जगह से एक जगह पे वापस उसको हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, JSON is often used when data is sent from a server to a web page, जिसको हम क्लाइंट भी कह रहे हैं। मतलब जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना क्लाइंट से सर्वर पे, तो सर्वर मोस्ट केसेस में हमें क्या करता है, जेसन फॉर्मेट में डेटा क्या करता है, रिस्पॉन्स में देता है, रिटर्न करता है। मतलब यहां पे देखो क्या कह रहा है कि जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि सर्वर किसको भेजता है, हमारे क्लाइंट को भेजता है, और क्लाइंट इस केस में क्या है, हमारा वेब पेज। लेकिन भाई देखो वेब पेज के अंदर हमें वो जेसन का फॉर्मेट तो नजर नहीं आता ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जेसन का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि जब सर्वर जेसन डेटा भेजता है ना हमारे क्लाइंट को, हमारे वेब पेज को, तो डेवलपर क्या करता है, उस जेसन फॉर्मेट को अपने हिसाब से अपने लेआउट के अंदर उसको सेट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। फिर यहां पे देखो, जेसन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है जो खुद को खुद से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मतलब जब मैं आपको जेसन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना, उसका डेटा आपको दिखाऊंगा, तो एक ह्यूमन भी आसानी से उसको देख के समझ जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसलिए जेसन को यहां पे क्या कहा जा रहा है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग। ठीक है, फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन जनरेट एंड स्टोर्स द डेटा फ्रॉम यूजर इनपुट। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो जेसन हमारे पास जनरेट होता है ना, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, वो यूजर की इनपुट से भी हो सकता है। यूजर की इनपुट किस तरह से, भाई फॉर एग्जांपल आप एक वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जब आप वो फॉर्म उसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर डेटा राइट करके जब भी आप सबमिट करते हो, तो वो जो डेटा पास होता है सर्वर को, तो वो भी आपके पास किस फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन के फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब फॉर्म का सारा डेटा पहले आप कलेक्ट करते हो, उसको जेसन में कन्वर्ट करते हो और फिर पास करते हो अपने सर्वर को। ठीक है, तो इस केस में भी हम यहाँ पे जेसन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहां पे बता रहा है। क्या कह रहा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स।
भाई देखो इसका मतलब अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता था वो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता था। तो ये जो जेसन है ना, ये भी हमारे पास समझ लो कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जिसके अंदर जो भी आप डेटा यहाँ पे सेट करते हो, स्टोर करते हो, वो किस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्मेट में होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे देखो कह रहा है वेयर द की मस्ट बी अ स्ट्रिंग। भाई देखो की होती है ना, उसके ऊपर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो वो हमारे पास की होती है ना वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, कंपलसरी है, लाजमी है। मतलब जिस तरह मैंने की बनाई नेम, उसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू स्टोर की आदिल, तो वो जो नेम है ना की, वो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर देखो यहाँ पे कह रहा है वो जो भी हम जेसन फॉर्मेट बनाते हैं उसके अंदर हम किस किस डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नंबर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स भी स्टोर कर सकते हो, एरे भी स्टोर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। मतलब एक वर्सेटाइल टाइप का आप समझ लो एक जेसन का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप नल भी स्टोर कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने बताया ना कि यहाँ पे फॉर्म के थ्रू भी, यूजर इनपुट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जेसन को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर वहां पे किसी एक फील्ड में यूजर ने कुछ भी पास नहीं किया तो उस केस में नल भी पास हो सकता है ना। और भी बहुत सारी सिचुएशन हैं जिसके अंदर नल पास हो सकता है, तो नल को हैंडल भी कर सकता है आपका ये जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने जेसन के अंदर, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इसका प्रैक्टिकल करवाने से पहले, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं उसको भी यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज सपोर्टेड बाय ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये जो जेसन है ना, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप उठा लो, मतलब कोई भी लैंग्वेज उठा लो, सबके अंदर हमारे पास जेसन सपोर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जेसन हमारे पास लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ हम इसको यूज करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जेसन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। मतलब प्लेटफॉर्म्स की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे चाहो इसको यूज कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो ना, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, आप विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, आप सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जेसन का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये भी सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। फिर आगे आ जाओ। भाई देखो अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी और वहां पे जेसन के साथ काम किया है तो वहां पे हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं किसके लिए, जेसन के साथ वर्किंग करने के लिए। एक तो होता है हमारे पास यहाँ पे देखो पार्स, जेसन का मेथड है पार्स। इसका क्या काम है, देखो ये मेथड हमारे पास जेसन स्ट्रिंग लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब इस मेथड के अंदर आप जेसन पास करोगे, जेसन की स्ट्रिंग पास करोगे और वो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर यहां पे देखो दूसरा मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। मतलब देखो जो स्ट्रिंगिफाई वाला मेथड है ना, ये पार्स का बिल्कुल उल्टा है। मतलब देखो यहां पे क्या करेगा, कन्वर्ट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू अ जेसन स्ट्रिंग। मतलब पार्स क्या कर रहा था, जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। स्ट्रिंगिफाई क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी हम हो सकता है आगे जाके यूज करें, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले यहां पे देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं हाउ जेसन लुक्स, कि जेसन हमारे पास हमें नजर किस तरह से आती है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक जेसन का पूरा ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा एक जेसन है। और देखो ये पूरा का पूरा जेसन यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक जेसन ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया था ना कि जेसन का जो ये हमारे पास फॉर्मेट होता है, डेटा होता है, इसके अंदर सारा डेटा की वैल्यू पेयर्स के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे देखो पहला डेटा देखो, की आपको नजर आ रही है आईडी, और मैंने बताया था की मस्ट बी ए स्ट्रिंग। तो देखो डबल कोट्स के अंदर आपको ये की नजर आ रही है, और ये क्या है आईडी। और आईडी के अंदर देखो कौन सी डेटा टाइप का यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई हुई है, नंबर। नंबर मतलब आप इंटीजर भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी पे नंबर स्टोर है, नेम पे आप देखो यहाँ पे क्या स्टोर है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखो इज एक्टिव एक और की है, इसके अंदर बुलियन वैल्यू ट्रू स्टोर है। फिर यहाँ पे आ जाओ हॉबीज।
हॉबीज भी आपके पास एक की है, लेकिन भाई देखो इसके अंदर ये जो वैल्यू स्टोर है वो हमारा है एक पूरा का पूरा एरे। एरे के अंदर देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, आपको नजर आ रहा होगा। तो देखो एरे के अंदर 3 वैल्यूज स्टोर है, रीडिंग 0 इंडेक्स पे है, ट्रैवलिंग 1 इंडेक्स पे है और स्विमिंग 2 इंडेक्स के ऊपर है। और फिर देखो ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी की का क्या नाम है, एड्रेस। और देखो एड्रेस के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। और ये जो एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट है की है, इसके अंदर देखो 3 प्रॉपर्टीज है, एक है स्ट्रीट उसकी वैल्यू है, फिर सिटी उसकी वैल्यू है, फिर पोस्टल कोड उसकी वैल्यू है। और ये भी देखो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर हो रहा है। फिर आ जाओ सबसे लास्ट में फोन नंबर। देखो फोन नंबर के अंदर क्या पास हुआ हुआ है, नल। नल मतलब कुछ भी नहीं, तो नल के साथ भी आप यहाँ पे अपना जेसन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास एक जेसन जो कि आप अपने क्लाइंट से सर्वर पे भी पास कर सकते हो। और मोस्ट केसेस में सर्वर जो आपको डेटा रिटर्न करता है ना, क्लाइंट को रिटर्न करता है, वो भी इस जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। तो अब Node.js के अंदर हम जेसन को किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूज करेंगे, अब मैं आपको ये दिखाता हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो देखो मैं आ गया हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे देखो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम क्या है, इंपोर्टिंग जेसन। और इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है index.js जो कि हमारी एंट्री पॉइंट है। और फिर देखो package.json भी मैंने यहाँ पे पहले से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपना एक जेसन फाइल यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी जेसन फाइल का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ data.json। मतलब पहले हम JS एक्सटेंशन लिखते थे ना, लेकिन अब यहाँ पे हम जेसन फाइल यहाँ पे बना रहे हैं। भाई देखो ये फाइल मैं मैनुअली यहाँ पे बना रहा हूं, लेकिन जब आप इसके अंदर प्रैक्टिकली काम करोगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये डेटा आप रिसीव करोगे कहां से, सर्वर से रिसीव करोगे और इसको एक्सट्रैक्ट किसी तरह से करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई देखो ये वाली जो फाइल है ना, इसके अंदर मैं वही डेटा पास कर देता हूं जो अभी मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर मैं ये वाला डेटा पेस्ट करता हूं। तो ये देखो ये वही डेटा है जो अभी मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया, मतलब जेसन है जिसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, एरे भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो अब इसको मैं इंपोर्ट करता हूं यहाँ पे अपने index.js के अंदर। तो इंपोर्ट हम कैसे करते हैं सबको पता है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, मतलब कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ वेरिएबल का डेटा। और यहाँ पे इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, रिक्वायर को यूज करके, रिक्वायर को यूज करता हूँ। और ये देखो सिंगल कोट यहाँ पे लगाते हैं, आप डबल कोट भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं ये फाइल यूज करता हूँ जिसका क्या नाम है, data.json। तो भाई देखो अब ये रिक्वायर फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वायर फंक्शन हमारा ये जो data.json है इसका जितना भी डेटा है उसको पार्स करेगा और पार्स करने के बाद यहां पे वो इसको पास कर देगा। भाई देखो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का एक मेथड बताया था ना, पार्स क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ लो कि कुछ उसी तरह का काम हमारे पास ये रिक्वायर इस वक्त कर रहा है। मतलब ये जो भी जेसन डेटा है उसको पार्स करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट के इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और अब इसी को मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखाता हूँ, console.log, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ये डेटा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब इसी फाइल को मैं रन करता हूँ नीचे आके। रन कैसे करेंगे, वो जो वॉच कमांड मैंने आपको बताई थी, वॉच मोड, ठीक है, उसी को यूज करके मैं यहाँ पे अपनी यही फाइल जिसका क्या नाम है इंडेक्स, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ये वॉच फ्लैग क्यों लगाया है, वॉच मोड क्यों मैंने यहाँ पे लगाया है, इससे क्या होगा कि हमें बार बार अपना कोड रीरन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको एंटर करते हैं। तो ये देखो इससे पूरा का पूरा हमें जेसन फॉर्मेट में जो भी ऑब्जेक्ट था वो हमें यहाँ पे रिटर्न करके दिया। मतलब ये Node.js का डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो इस तरह से हमारे जेसन को यहाँ पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो भाई देखो अभी तो यहाँ पे मैंने डेटा को console.log में पास करके पूरा का पूरा जो हमारे पास जेसन था उसको हमने यहाँ पे इस तरह से रिट्रीव कर लिया। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे अगर सिर्फ आईडी पिक करनी है या नेम पिक करना है तो वो कैसे करूंगा। यहाँ पे देखो इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं डेटा के बाद डॉट लगाऊंगा, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करते हैं। डेटा डॉट आईडी हो गया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डेटा डॉट नेम। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब नीचे देखना, ये देखो जैसे मैंने सेव किया ऑटोमेटिक दोबारा से इसने रीरन कर दिया और टर्मिनल में देखो आईडी भी आ रहा है और हमारे पास ये जो स्ट्रिंग वैल्यू थी उसका नाम जॉन डो वो भी आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अगर मैं अपने इस एरे को एक्सेस करता हूँ, ये देखो ये जो हॉबीज के नाम से एरे था उसको मुझे एक्सेस करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ट्रैवलिंग को एक्सेस करना है। तो ट्रैवलिंग का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। सही है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूं, देखना। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूं नीचे और फिर डेटा डॉट
हॉबीज और उसके बाद यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर मैं पास करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है। इसी तरह से एरे को हम एक्सेस करते हैं ना, तो देखो सेव करता हूँ और नीचे रिजल्ट देखना। तो ये देखो थर्ड पे आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हमारे पास कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर था, 1 के ऊपर था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये इंडेक्स पास ना करूं, ठीक है, देखो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूं, इन तीनों को कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं और यहाँ पे देखो अगर मैं कोई इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास नहीं करता, मतलब मैं डेटा डॉट हॉबीज लिख रहा हूं, तो देखो जैसे ही मैंने सेव किया नीचे देखो तो इसने हमें यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा एरर रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है जिसका क्या नाम है, देखो एड्रेस। ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ डेटा डॉट एड्रेस और डॉट यहाँ पे मैं कहता हूँ सिटी, सही है। सिटी को एक्सेस कर रहा हूँ और सेम इसी तरह यहाँ पे मैं एक और इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर देता हूँ और वो है देखो पोस्टल कोड, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, आप रिजल्ट देखना। तो देखो सिटी के अंदर क्या आता है, एनी टाउन आ रहा है हमारे पास और यहाँ पे देखो हमारे पास वो क्या आ रहा है, उसका पोस्टल कोड, ठीक है। आप यहाँ डेटा से मैच कर सकते हो, मतलब जो डेटा है वही आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है इंडेक्स के अंदर। अच्छा एक और चीज देखो भाई, देखो जब मैंने अपनी ये डेटा डॉट जेसन को यहाँ पे इंपोर्ट किया, रिक्वायर किया, तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सटेंशन भी लगाई है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ से ये एक्सटेंशन हटा सकते हो, ठीक है। आप सिंपल क्या पास कर दो, आप सिंपल वो जो आपकी जेसन फाइल का नाम है सिंपल वो यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। तो देखो इसको सेव करता हूँ, तो देखो अभी भी आपको रिजल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई देखो इस पॉइंट में ना हमारे पास एक प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो जब भी आप इस तरह से लिखोगे ना तो सबसे पहले ये डेटा डॉट जेएस को फाइंड करने की कोशिश करेगा आपके इस डायरेक्टरी के अंदर, मतलब जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर ये सबसे पहले किसको फाइंड करेगा, डेटा डॉट जेएस को। लेकिन अगर इसे डेटा डॉट जेएस नहीं मिलता उसके बाद ये डेटा डॉट जेसन को फाइंड करेगा, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे इस केस में किसको देगा, डेटा डॉट जेएस को देगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल को देगा। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप इंपोर्ट करो ना किसी भी फाइल को तो उसकी एक्सटेंशन लाजमी लगाओ, ताकि जो यहाँ पे Node.js का कंपाइलर है उसको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई आप कौन सी फाइल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट जेसन स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, तो देखो अभी भी आपको बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम जेसन को इंपोर्ट करते हैं अपनी Node.js के अंदर, ठीक है। सही, तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js की इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।